दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हुआ। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। 1.5 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए दिल्ली चुनाव पर बोले। बाकी 1 घंटे से ज्यादा वो ईवीएम पर बात किए, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई उस पर बात की, खास वर्ग के वोटरों का नाम हटाए जाने को लेकर बात की। यानी कि विपक्ष के जो लगातार आरोप लग रहे थे उन सब का जवाब उन्होंने दिया। 40 मिनट तक तो वो सिर्फ और सिर्फ सफाई देते नजर आए। चुनाव आयोग का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला कम लग रहा था, जबकि मुशायरा ज्यादा लग रहा था। मतलब वो गजब गजब की शायरी बोली गई, ऐसा लग रहा था कि किसी कवि सम्मेलन में बैठ गए हैं, किसी मुशायरे में बैठ गए। चुनाव आयुक्त तमाम आशंकाओं और सवालों के बीच ये शायरी वो शायरी, ऐसी ऐसी शायरी सुना रहे थे कि सुनने वाले जो पत्रकार थे उनमें से आधे तो यही सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ दुख है भाई, असली सुख तो यही है। मजाक को छोड़कर दिल्ली विधानसभा में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो सिंगल फेज में ये वोटिंग होनी है। 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। वोटर्स के लिए कुल 33,000 बूथ जो है वो बना दिए गए हैं। यानी कि ले देकर अगले महीने तक साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। आम आदमी पार्टी को फिर से जीत मिलेगी या दिल्ली का सरताज जो है वो बीजेपी बन पाएगी, बीजेपी का सपना पूरा हो पाएगा। हालांकि बीजेपी कईयों सालों से ये चाह रही है कि विधानसभा चुनाव वो जीत ले, लेकिन खाता ही नहीं खुल पा रहा है। तो इस बार क्या खाता खुल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। भाई साहब 26 सालों का सपना है, 26 सालों का, 26 सालों से चाहते हैं कि दिल्ली की विधानसभा मिल जाए, जीत जाए, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। इसके उलट आम आदमी पार्टी के कई सवाल थे। 6,000 वोट जो है वो काटे गए, 10,000 वोट से अधिक वोटर्स की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई, और वो भी सिर्फ एक विधानसभा सीट पर ऐसा हुआ। अलग अलग सीटों पर लगातार जो है वो वोटर्स की संख्या घटाई जा रही है। जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं उनकी संख्या काट दी जा रही है, उन वोटर्स का नाम हटा दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से, और नए नए वोटर्स का नामांकन जो है वो दर्ज कर लिया जा रहा है। ऐसे सवाल थे। सवाल ये था कि लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच 6 से 7 महीने का गैप है, तो इसमें 3,10,000 से अधिक वोटर्स कहां से आ गए? ये जो नए वोटर्स हैं ये कहां से आ रहे हैं? इतने ज्यादा लोग दिल्ली में कैसे बढ़ जा रहे हैं? सिर्फ 6 से 7 महीने के अंतराल में 3 लाख वोटर्स बन गए। ये बड़ा सवाल था। सवाल तो 99% बैटरी चार्ज होने को भी लेकर था। ईवीएम की बैटरी इतनी चार्ज है और जो बैटरी जितनी चार्ज है उसी में धांधली है। सवाल तो ईवीएम हैक को लेकर भी था। सवाल तो ये भी था कि चुनाव के बीच जो वोटिंग परसेंटेज है वो वोट पड़ने के बाद कैसे बढ़ जाता है। चुनाव तो उस सवाल को भी लेकर था कि चुनाव आयोग की तरफ से जो वीडियो रिकॉर्डिंग कल तक पब्लिक की जाती थी उसे अब क्यों रोका गया। ये वो बड़े सवाल थे। वोटर्स के नाम काटने और फेक वोटर्स के नाम डालने के बड़े बड़े सवाल थे। इन सवालों का जवाब संजीदगी से देना चाहिए था। सवालों के जवाब को इतना क्लियर कर देना चाहिए था कि अगली बार कोई भी विपक्ष का कोई भी नेता ऐसी आपत्ति दर्ज ही ना करा पाए। लेकिन इन सवालों का जवाब देने की बजाय हो क्या रहा था? हो रही थी भाई साहब शायरी सुनाई जा रही थी। वो जानते हैं वो जीत चुके, उन्हें पता है। कर ना सके इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। और जो बातें बताई गई 1 घंटे के अंदर, वो सारी बातें बिल्कुल पुरानी थी। बिल्कुल रट्टू तोता की तरह वही बताया गया जो पहले से बताया गया था। इसमें कुछ भी नया नहीं था जिसको लेकर सारी आपत्तियां, सारे सवालों को संतुष्ट किया जा सके। अब कहा यह जा रहा है कि सवाल पूछे ही जाएंगे, सवाल पूछना ही चाहिए, हम उस सवाल का जवाब देंगे ही, जब तक हम हैं तब तक देंगे, जब नहीं रहेंगे तब देखा जाएगा। ये क्या है? मतलब इस तरीके की बात समझ नहीं आती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कह रहे हैं कि चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने का ये जो गलत ट्रेंड बन गया है ये बिल्कुल सही नहीं है। युवा वोटर्स जो हैं इस पर उनका असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम के सवाल उठाने वालों को खारिज कर दिया है, तब ये ईवीएम वाले क्यों बार बार आ जाते हैं, ईवीएम पर सवाल क्यों करने लगते हैं? इस तरीके की बात जो है वो कही गई। लेकिन हाँ, ये बात जानिए कि इस बार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें 5 बड़े आरोप जो चुनाव आयोग पर लगाए गए,
जो चुनावी प्रक्रिया की गड़बड़ी पर उठाए गए, उन सवालों का जवाब आयोग ने कैसे दिया और सवाल क्या थे, ये इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। पहला सवाल ये था कि वोटर्स का नाम काटा गया और नाम इधर उधर हो गया। इस पर राजीव कुमार जी कहते हैं कि आरोपों को सुनकर बहुत दुख होता है। ये कहते हैं कि हर साल 1 जनवरी में सर्वे किया जाता है, जो अक्टूबर के शुरू होता है, यानी कि अक्टूबर से शुरू किया जाता है और 1 जनवरी तक जो है वो रिजल्ट आ जाता है। ड्राफ्ट रोल की जो कॉपी होती है वो 2-2 होती है और नए वोटर्स एक में बढ़ाए जाते हैं और एक में घटाए जाते हैं। ये जानकारी आपको मैंने पहले भी दी हुई है। हर गांव में इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसकी कॉपी जो है वो रखी जाती है। कोई भी चीज़ डिटेल पर्सनल हायरिंग के आधार पर ही की जाती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। अगर किसी भी जगह पर 2% से ज़्यादा पोलिंग बूथ की संख्या में वोटर्स की संख्या इधर या उधर पाई जाती है तो अफसर खुद वहां जाकर चेक करते हैं। एक एक वोट की संख्या को लेकर लड़ाई होती है, एक एक वोटर्स को लेकर जब लड़ाई होती है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इतने हजार वोटर्स काट लिए गए, इतने हजार वोटर्स के नाम बदल दिए गए। क्या ये स्थिति संभव है? क्या इस तरीके की चीजें हो सकती हैं? जब एक एक वोट की लड़ाई है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इलेक्शन के टाइम में ही इस तरीके के मुद्दे क्यों उठ जाते हैं? बीएलओ द्वारा 1-2 नाम इधर उधर हों तो उसका करेक्शन हो सकता है, अभी भी हो सकता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर कोई जो है वो धांधली नहीं हो सकती, कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। इस तरीके की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई, चुनाव आयोग ने कही। अब ये सवाल कहाँ से उठा ये जान लीजिए। तो आरोप किसने लगाया था? आरोप लगाया था पूर्व सीएम केजरीवाल ने, और इस समय की मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने 29 दिसंबर 2024 को एक दावा किया। ये कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 5000 से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए हैं। 5000 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है। ये सभी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स थे और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने भी मतदान सूची में वोटर्स को लेकर गंभीर आरोप जो है वो पहले भी लगाया था। तब कांग्रेस ने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10,000 से ज्यादा मतदाता को मनगढ़ंत तरीके से जोड़ा गया है और कुछ लोगों को हटाया गया, यानी कि महाराष्ट्र में भी वोटर्स की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर बवाल मचा था और आम आदमी पार्टी ने भी जो है वो सवाल खड़ा किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सीटों पर धांधली की जा रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के कोर वोटर हैं, यानी कि जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ने वाले हैं, उन्हीं सीटों को जो है वो प्रभावित किया जा रहा है। तो इतने गंभीर सवालों का जवाब कैसे दिया गया? दिया गया कि बदलाव और इस तरीके की चीजें हो ही नहीं सकती। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। ईवीएम के बारे में ऐसे भी बहुत सारे लोग बार बार बातें कर ही चुके हैं। चुनाव की तारीखों के बीच इस तरीके के एजेंडे को लेकर लोग ये कहते हैं कि विपक्ष हंगामा मचाता है, जहां से वो जीत जाता है वहां पर कुछ नहीं कहता और जहां वो नहीं जीतता है वहां पर शोर मचाने लगता है। इस सवाल के जवाब में कहा गया कि ईवीएम के बारे में हम पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। चुनाव की तारीख के 7 या 8 दिन पहले एजेंट के सामने सील तोड़ी जाती है और सील तोड़कर फिर उसमें बैटरी लगाई जाती है। ये जो कुछ भी होता है वो सभी उम्मीदवारों के सामने होता है। फिर बैटरी लगाने के बाद उसे सील कर दिया जाता है। ईवीएम के जो एजेंट होते हैं उनके सामने ही सील लगाई जाती है। पोलिंग डेट पर सील तोड़ी जाती है और तब भी सारे प्रत्याशी जो उम्मीदवार होते हैं वो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, उनके सामने ही सील तोड़ी जाती है। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगे होते हैं और सबसे पहले जो सीरियल नंबर होता है वो चेक कराया जाता है। ये सब कुछ जब होता है तब वहां पर एजेंट मौजूद होते हैं। किसी की गैर मौजूदगी में ये कोई काम नहीं होता है। पोलिंग स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों का भी हिसाब रखा जाता है। पोलिंग स्टेशन पर चारों तरफ से पुख्ता इंतजामात किए जाते हैं। इन सब चीजों के सवाल के जवाब में कहा गया कि ईवीएम को एक स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जिससे सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है। उसका ताला जो होता है वो भी बहुत हाई लेवल का ताला होता है, यानी कि सिक्योरिटी से लैस रखा जाता है। काउंटिंग के दिन जब सील तोड़ी जाती है तब भी आप देख पाते होंगे कि सभी के सामने तोड़ी जाती है। तो फिर सील तोड़कर ईवीएम के साथ हैक करने जैसी चीज कहां से हुई? इन सारी चीजों पर पहले भी बहुत बात हो चुकी है, इसकी जानकारी भी बार बार दी जा चुकी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम नहीं हैक हो सकता, मतलब नहीं हैक हो सकता। फिर इस चीज को लेकर
बकवास बातें क्यों की जा रही हैं। वो कहते हैं कि वायरस और बग का कोई सवाल ही नहीं उठता, यानी कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। चुनावी परिणामों पर वायरस का कोई असर पड़ सकता है क्या? ईवीएम काउंटिंग के लिए फुल प्रूफ डिवाइस जो है, ईवीएम जो है वो फुल प्रूफ डिवाइस है, उसमें किसी तरीके की कोई भी छाड़ छेड़ नहीं हो सकती, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। इलेक्शन जो है वो बड़ी उपलब्धियों में से एक है, ये देश के लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है। और रही बात बैलेट पेपर की, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अगर चुनाव बैलेट पेपर से कराया गया तो जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगी, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें काफ़ी देरी हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें कही गई। तो ये वो सवाल था जिसका जवाब दिया गया। अब इस पर आरोप कौन लगाया, कब लगाया, तो ये जानिए। अक्टूबर 2024 में कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम हैक होने का दावा किया था। इससे पहले केजरीवाल ने 2017 में कहा था कि वो आईटी के जो है वो इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर चुके हैं, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने के 10 तरीके वो खुद ही बता सकते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। इसके बाद समय समय पर ईवीएम के हैक होने की बात होती ही रहती है, आए दिन ईवीएम पर लेकर सवाल जो है वो खड़ा ही होता रहता है। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये था कि शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ जाता है, यानी कि जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन जो वोट प्रतिशत होते हैं वो शाम 5 बजे के बाद कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि शाम 5 बजे के बाद वोटर्स की संख्या नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वोटिंग जो है वो थम जाती है। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद परसेंटेज बढ़ जाता है। पोलिंग डेट की बात को लेकर ये बात कही गई थी। कतारें कहाँ थी, सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, ये जो सभी सवाल पूछे गए हैं, इस पर ये जानिए कि ग्लोबल एक्सपर्ट है, चुनाव चल रहा है तब तक चल रहा है, ईवीएम हैक हो सकती है, इस तरीके की बातें कही गई। ये कहा गया कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं हो सकती। फिर ये कहा गया कि ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कई एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हमें काउंटिंग करने में कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है, और इंडिया में एक दिन में ही काउंटिंग कैसे हो जाती है। सुबह 9:30, 10, 11, 1, 3 बजे तक जो कलेक्टर जाते हैं और जो ट्रेंड देखते हैं वो शाम 5 बजे चुनाव खत्म होते होते बदल कैसे जाता है। वो कहते हैं कि जब 6 बजे तक चुनाव खत्म ही नहीं हुआ तो मैं 6 बजे तक एग्जैक्ट वोट कैसे बता सकता हूँ। ये संभव ही नहीं है कि मैं तुरंत ये बता पाऊं कि कितने वोट पड़े और कितने वोटर्स ने वोट डाले। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। 5:30 बजे के बाद 7 बजे के बीच जो अफसर होते हैं वो इस तरीके की काउंटिंग धीरे धीरे करते हैं। लोग तब भी लाइन में खड़े होते हैं, लोग तब भी वोट डाल रहे होते हैं। जितने लोग वोट डालने आते हैं सबको वोट डालने का अधिकार मिलता है, चाहे वो 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। इस बीच वोटिंग खत्म करते करते, मशीन सील करते करते, उसकी बैटरी सील करते करते, सब कुछ लिखते उखते समय लग जाता है। और आप कहते हैं कि 5 बजे के बाद वोटर्स की संख्या कैसे बदल गई? बदलेगी ही, क्योंकि बहुत सारी सीटों पर चुनाव चल रहा है। कहते हैं कि 6 बजे पोलिंग बंद कराएं, मशीन सील करें और ये भी बता दें कि कितना वोट पड़ा है। ये पॉसिबल नहीं है। फॉर्म 17C भी धीरे धीरे रात तक अपडेट होता है। अगले दिन हम जो है वो कुछ एग्जैक्ट जो है वो जानकारी दे पाते हैं। इस बीच जितनी भी जानकारी होती है उसमें बदलाव तो होता ही रहता है, परसेंटेज जो है वो बदलता ही रहता है। इस तरीके के आरोप कब और क्यों लगे ये जानिए। लोकसभा चुनाव में 2 फेज पर वोटिंग हुई थी। 30 अप्रैल को कांग्रेस और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया था कि वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े 24 घंटे के भीतर जारी किया जाता है, लेकिन इसमें देरी की गई। जो आंकड़े 24 घंटे के अंदर जारी हो सकते हैं उसमें देरी की गई है, और इसमें जो देरी हुई है वो देरी तो हुई है, इसके साथ साथ जो वोटर्स टर्नआउट है उसकी भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो जयराम रमेश ने ये सवाल उठाया था कि वोटिंग के बाद इतनी ज़्यादा वोटर्स प्रतिशत की संख्या कैसे बढ़ गई। इस आरोप के जवाब में चुनाव आयुक्त ने ये जवाब दिया। चौथा सवाल ये था कि पोलिंग बूथ की डिटेल रिकॉर्डिंग हम नहीं दे सकते, यानी कि जो कल तक चुनाव की डिटेल जानकारी लोगों तक मिल जाती थी। जो लोग भी ये जानना चाहते थे कि किस पोलिंग बूथ पर धांधली हुई है या किस पोलिंग बूथ पर अगर उन्हें संदेह होता था तो वो कोर्ट जाकर जानकारी ले सकते थे। इस पर राजीव कुमार ने कहा कि पोलिंग बूथ की रिकॉर्डिंग अब पब्लिक नहीं की जा सकती और हम ऐसा नहीं
कर सकते। इसे लेकर हमने नियम बदले हैं। नियम हमने क्यों बदले हैं, ये पारदर्शिता से जुड़ा एक सवाल हो सकता है। ये वोटर्स की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। नियम कहते हैं कि 7 दस्तावेज नहीं दिए जा सकते, 7 प्रूफ जो है, 7 डॉक्यूमेंट्स जारी पब्लिक नहीं किए जा सकते। ये अहम बात हो सकती है, जिसमें 17A का फॉर्म भी है। पोलिंग स्टेशन पर दिन भर वोटर्स जो है वो आते जाते रहते हैं, वो अपनी साइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपनी डिटेल भरते हैं, ये सब कुछ वो करते हैं। वोटर्स की अगर इन सब चीज़ों को पब्लिक किया जाए तो उनकी प्राइवेसी जो है वो खत्म हो सकती है। ये खुलासा भी हो सकता है कि कौन किसके साथ आया, उसकी आईडी कार्ड भी देखी जा सकती है, उसने किसको वोट दिया ये भी देखा जा सकता है। ये सभी चीज़ें उसकी प्रोफाइल और उसकी प्राइवेसी से जुड़ा है, जो पब्लिक नहीं किया जा सकता। यानी कि ले देकर ये साफ कहा गया कि ये वोटर्स के प्रोफाइल और उसकी प्राइवेसी से जुड़ा होता है। उसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया गया, किसका चेहरा सामने आया, किसका नहीं सामने आया, ये सभी चीज़ें पब्लिक नहीं की जा सकती। और हाँ, ये भी पब्लिक नहीं किया जा सकता, ये वोटर्स की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। वो कहते हैं कि देश इस पर सोचे, कितने झूठ बोले जाएंगे, कितनी बार इसे दोहराया जाएगा। 10.5 लाख बूथ पर सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसे हम नहीं दे सकते। 10 घंटे मान लें कि 10 घंटे की पब्लिक जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में कैसे लाया जा सकता है। वो कहते हैं कि 10 घंटे भी अगर मान लीजिए तो ये अंदाजा लगाइए कि 1 करोड़ घंटे हो जाएंगे हर पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग बूथ की जानकारी रखना। आम आदमी अगर बैठकर इसे देखने लगा तो कितना समय लगेगा, 36,000 साल लग जाएंगे। रोज 8 घंटे देखने पड़ेंगे। आप मेरी सलाह मानिए, सबकी शक्लें, सबका वोटर और सब कुछ प्राइवेसी का मसला है, इसलिए इसे जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जा सकता। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, हर पोलिंग बूथ पर कैमरे होते हैं और अलग अलग एंगल के कैमरे होते हैं, और जितने देर चुनाव होता है उतने देर की रिकॉर्डिंग होती है। अगर ये सब दे दिया जाए तो एक इंसान 8 घंटे बैठकर देखेगा भी तो उसे इतने समय लग जाएंगे। इसका मिसयूज हो सकता है, किसी का भी अधिकार इससे इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए हम इसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते कि कुछ लोग जो है वो शरारती चीज़ें कर सकते हैं, कुछ लोग क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं, इसलिए इसे जो है इस पब्लिक फुटेज का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हर महिला का अपनी एक सुरक्षा होती है और उसके सुरक्षा के विषय को देखते हुए इसे पब्लिक डोमेन में रखना गलत बात हो सकती है। इसकी निंदा कीजिए, चाहे जो भी करिए, मतलब इस तरीके की बात वो कहना चाह रहे हैं कि महिला सुरक्षा से जुड़ी बात है, इसलिए इसे नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ये पूछा गया कि महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक बातें कही जा रही है उस पर कोई गाइडलाइन बना सकते हैं या नहीं। तो कहते हैं कि हम अपने जो अफसर हैं उनको इस तरीके के क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए और मत करिए, इस तरीके की हिदायत दी गई। और कहा गया है कि आप अपनी सीमा अगर लांघ दिए तो हम अपने अधिकारियों को फिर परमिशन दे सकते हैं, हमारे अधिकारी जो है वो एक्शन ले लेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइन क्रॉस मत करें, वरना हमें केस दर्ज करना पड़ सकता है, इस तरीके की बात उन्होंने कही। अब ये जानिए कि आरोप किसने और कब लगाया था। तो केंद्र में 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे और ब्रॉडकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हैं उसे पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जो नियम बदला था, इस चीज को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार जो है वो चुनावी जानकारियां छुपाना चाहती है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। इसके बाद 24 दिसंबर को कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने से रोकने का ये जो नियम है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नियम को चुनौती दिया था कांग्रेस ने और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। पांचवा सबसे बड़ा और गंभीर आरोप जो है वो चुनाव आयोग पर यह लगाया गया था कि चुनाव के दौरान जांच करने में जो है वो भेदभाव किया जाता है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा कि ना तो पैसे को लेकर कोई भेदभाव किया जाता है जांच से जुड़ा, और हर इंसान के साथ जो है वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। जहां तक पैसे की बात है तो हमारी जांच सभी के लिए होती है, हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं करते। पिछले चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में भी
इस तरीके का हल्ला मचा था कि हेलीकॉप्टर की जांच करा दी गई, एक इंसान के हेलीकॉप्टर की जांच हुई और दूसरे की जांच नहीं हुई। लेकिन ये बात गलत है, हम सबकी जांच करते हैं, बारी बारी से सबकी जांच होती है। कभी कभी इस दौरान हमारे अफसर लोग जो हैं उन्हें धमकाने तक का भी जो है फुटेज देखने को मिला है, उनको धमकाने तक की भी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पार्टियों के स्टार प्रचारक जो कैंपेनर हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो शिष्टाचार को ध्यान में रखकर इस तरीके की चीज़ें करें, लेकिन वो ध्यान में नहीं रखते, हमारे अधिकारियों को भी धमका देते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। वो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं की ही जांच की जाए। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, उद्धव ठाकरे का भी बैग जो है वो चेक किया गया था। चुनाव आयोग हर तरह की कार्रवाई कर रही है और सब पर नज़र बनाए हुए रखी है। जब हमने उद्धव ठाकरे की जो है वो बैग चेक किया तो वो नाराज हो गए। उन्होंने हमारे बैग की जांच क्यों की जा रही है, नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर भी बात कही थी। मोदी और शाह के बैग की भी जांच जो है वो होनी चाहिए, इस तरीके की बात कही थी। अब ये जो बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया जाता है वो ये कि चुनाव आयोग आंख बंद कर लेता है, विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करता है और सरकार के नेता जो है उन पर कार्रवाई नहीं करता है। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो भी सवालों का जवाब दिया गया है उसे आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कितने सवालों को संतुष्ट किया और कितने सवालों का ठीक ठीक जवाब दिया, ये आपके विवेक पर हम छोड़ जाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राजीव कुमार जी जिन सवालों का जवाब दे रहे थे वो सवाल के जवाब कुछ नए थे या पुराने ही तरीके से उन्होंने बातों को घुमाकर शायराना अंदाज में लोगों को लुभाकर मेन मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका दिया। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।